हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयो टाइम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी साइकोलॉजी की यूनिट 4.1 है। मोस्टली आपका साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो करवा दिया गया है। ये लास्ट कुछ आपके 5 से 6 क्वेश्चन अभी बच रहे होंगे, तो वो भी हम आपको जल्दी करवा देंगे। तो आज की जो हम क्लास है उसमें हम देखेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से काम करता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है और उसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपके जो नोट्स थे उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी और टफ जो लैंग्वेज थी उसमें डिफाइन किया गया था, तो हमने इसको एक रफली जो है इजी कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ये जिन पियाजे ने दिया था। या फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जिन पियाजे का सिद्धांत कौन सा था, तो आपको वहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखना है। तो जिन पियाजे जी ने जो है वो ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया था कि ज्ञानेंद्रिय जो है वो मोस्टली 5 प्रकार की होती हैं विज्ञान के अनुसार। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं 5, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमें सत्य ज्ञान की अनुभूति करवाते हैं। इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्य होता है। और एक जो ज्ञानेंद्रिय है मनोविज्ञान के अनुसार, वो है मन। विज्ञान मन को ज्ञानेंद्रिय नहीं मानता, लेकिन मनोविज्ञान मानता है। मन प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो असत्य और आभासी हो सकता है, यानी सत्य भी हो सकता है लेकिन वो असत्य भी हो सकता है। तो मन जो है वो विज्ञान के अनुसार ज्ञानेंद्रिय नहीं है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के अनुसार मन को भी एक ज्ञानेंद्रिय माना गया है। अब आइए हम आगे देखते हैं थोड़ा जिन पियाजे के बारे में। जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक विद्वान थे, बायोलॉजी के विद्वान थे। ये जो थे ये बायोलॉजी सब्जेक्ट के विद्वान थे। 1922 से लेकर 1932 यानी कि 10 साल तक इन्होंने प्रयोग किए थे। 1922 से लेकर 1932 ईस्वी के बीच जीव विज्ञान के आधार पर बालक विकास को स्पष्ट किया था। तो इन्होंने जो बालक का जो विकास है वो साइकोलॉजिकल वे से ना कर करके बायोलॉजिकली जो वे था, जीव विज्ञान के अनुसार इन्होंने बालक के विकास को स्पष्ट किया था। आगे हम बढ़ते हैं। जिन पियाजे के द्वारा बालक के विकास को जिस तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, उसके अनुसार उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये भी दोस्तों, यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो रहेगा जिन पियाजे। ठीक है। या फिर जिन पियाजे को किस मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आपको वहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक बताना होगा। ये कुछ दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी याद रखनी होंगी। आप 2-3 और वीडियो देखेंगे या फिर यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप 2-3 और रिवाइज करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित था। तो पहला जो यहाँ पे एक इन्होंने शब्द यूज किया था वो था स्कीमा। यह जीव विज्ञान का एक शब्द है। सरल भाषा में इसका अभिप्राय है क्रिया के समांतर होने वाली क्रिया। स्कीमा का अंतर क्या, स्कीमा का जो दोस्तों मतलब है, अभिप्राय है, वो है क्रिया के समांतर होने वाली क्रिया। जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया, मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट को चॉकलेट देते हैं और उसको फिर काम करने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो जो बच्चा है वो एक अच्छी तरीके से सीख सकता है। वो प्रलोभन जो रहेगा वो बच्चे को सीखने के प्रति अग्रसर करेगा। तो उद्दीपन जो आपका रहेगा वो रहेगा चॉकलेट, और अनुक्रिया चॉकलेट पाने के बाद बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहता है, सीखना स्टार्ट करता है, वो यहाँ पे उसकी अनुक्रिया हो जाएगी। तो जो क्रिया के समांतर होने वाली क्रिया स्कीमा कहलाती है। आगे हम बात करते हैं संतुलन या समायोजन या अनुकूलन। संतुलन को ही समायोजन और अनुकूलन इसके नाम है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें हम देखेंगे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके साथ अनुकूलित हो जाना, संतुलन समायोजन अनुकूलन कहलाता है। मोस्टली ये हम नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसमें हम लैंग्वेज यूज करते हैं कि उसने उसके साथ समायोजन कर लिया या उसने परिस्थिति के साथ समायोजन कर लिए। मान लीजिए आप कहीं पे अपने स्टेट से बाहर किसी अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ की कोई जलवायु जो है वो अलग है, तो आप वहाँ आपको कुछ टाइम लगेगा, 1-2 दिन हो सकता है आप वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा परेशानी हो, लेकिन आप वहाँ पे बाद में धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएंगे। या फिर आप किसी
स्कूल चेंज करते हैं, किसी हायर एजुकेशन के कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके अनुरूप हम अपने आप को बना लेते हैं। यदि हम गांव से सिटी में जाते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है एडजस्ट होने में, हमारी बोलने का जो टॉकिंग सेंस है, जो लैंग्वेज है, लेकिन धीरे धीरे हम सिटी की लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं, तो उसको परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही संतुलन, समायोजन या अनुकूलन कहलाता है। संतुलन, समायोजन या अनुकूलन को दो भागों में बांटा गया है, पहला आत्मसातीकरण और दूसरा है यहाँ पे आपका समंजन। तो ये दोस्तों हम आत्मसातीकरण और समंजन को आगे डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? जब एक प्राणी या बालक किसी भी नए विचार या अनुभव को अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है या उसके साथ अनुकूलित हो जाता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी कि यदि कोई प्राणी या बालक अपने नए विचारों को पुराने विचारों के अनुसार परिवर्तित कर लेता है या पुराने विचारों के अनुसार उसको जोड़ लेता है, तो वहाँ पे जो है आत्मसातीकरण कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे समंजन। जब एक व्यक्ति या बालक अपने पुराने अनुभवों को परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार कर लेता है तथा नए विचारों में ढल जाता है, वहाँ पे समंजन होता है। दोस्तों ये आप दोनों, इन दोनों में जो है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहेगा कि आत्मसातीकरण और समंजन दोनों समथिंग सेम सी ही चीज़ है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। आत्मसातीकरण में क्या होता है कि जैसे हम कोई नई वस्तु सीख रहे हैं, लाइक हम गांव से सिटी में गए, वहाँ पे हमने कोई नई चीज़ सीखी, लेकिन वो चीज़ जो हमने सीखी उसका सिर्फ तरीका चेंज है। ये चीज़ें हम गांव में भी वो वस्तु हम यूज करते थे, लेकिन अलग तरीके से करते थे। तो जो हमने नया सीखा है उसको पुराने के साथ जोड़ करके एक नई जो हम टेक्निक निकालते हैं जिससे कि हमें आसानी रहती है, तो वो आपका आत्मसातीकरण रहेगा। अपने मन के अपने हिसाब से जो आत्मसातीकरण रहेगा। दूसरा रहेगा दोस्तों समंजन। जब एक व्यक्ति या बालक अपने पुराने अनुभवों को परिमार्जित करके, यानी कि यदि आप गांव से शहर जा रहे हैं और आप वहाँ पे कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपने जो पहला सीखा हुआ है पुराना, उसी में आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके सिटी के अनुसार या जिस भी परिस्थिति में आप नई परिस्थिति में गए हैं उसके अनुसार आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, पुराने वाले को थोड़ा चेंज करके। यदि आप नया नहीं सीख पा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप थोड़ा एडजस्ट हो पाएंगे, उसको समंजन कहते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की जो क्लासेस थी वो कंप्लीट करवा दी गई हैं। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो क्लासेस थी वो भी आपकी जो है क्लास कंप्लीट करवा दी गई हैं। कि काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने पहले से क्लासेस नहीं देखी हैं वो साइकोलॉजी क्लास देखने के बाद क्लासेस स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके लिए मैं पहले ही बता दूं कि हम आपका 2 सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं और ये जो है आपका तीसरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी का यहाँ पे चल रहा है, तो ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपके एग्जाम्स जो है वो नियरली हैं, तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो की लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे हम वीडियो में देखते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो संज्ञानात्मक अवस्था विकास की अवस्थाओं की बात करें तो 4 अवस्थाएं हैं जो जिन पियाजे जी के द्वारा दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उनमें उनमें एज के अनुसार देखेंगे कि किस उम्र तक बच्चे में कौन सी अवस्था पाई जाती है और उस अवस्था के कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्टली नोट्स बनाए हैं, ये आपको एग्जाम में भी काम आएंगे आई होप। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, यदि आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। तो हम पहली अवस्था की बात करेंगे। पहली जो आपकी अवस्था है यहाँ पे वो है संवेदी या पेशीय गामक अवस्था, जिसकी जो उम्र है वो रहेगी आपकी जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की उम्र में बच्चे में संवेदी पेशीय अवस्था पाई जाती है। पहली अनुकरण की अवस्था, इस अवस्था को जो है अनुकरण की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हम संवेदी पेशीय अवस्था की विशेषताओं को लेकर के बात कर रहे हैं। तो अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। जन्म से 2 साल का जो बच्चा है वो जन्म से ही कोई चीज़ नहीं सीख के आता, लेकिन जैसे ही परिवार में जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे करके अपने माता पिता की जो लैंग्वेज है उसकी अनुकरण करता है। यदि घर वाले प्यार का व्यवहार रखते हैं, प्यार से सारी चीज़ें घर पे होती है, तो बच्चे का व्यवहार भी उसके अनुकूल रहेगा। लेकिन यदि घर में गुस्सा तोड़ फोड़ का माहौल रहता है तो बच्चा छोटे से ही अवस्था से उनका अनुकरण करेगा और चीज़ों को खिलौनों को तोड़ने लग जाएगा। या अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो जिस तरह की घर में भाषा रहेगी बालक भी अनुकरण करके उसी तरीके की भाषा का यूज करने लग जाता है। आगे हम बात करेंगे दूसरी जो इसकी विशेषता है, त्वचा आंख व कान सर्वाधिक सक्रिय। तो ये सभी हमको नॉर्मल चीज़ें पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी त्वचा, आंख और कान, ये तीनों ज्ञानेंद्रिय सर्वाधिक जो है सक्रिय रहती हैं। 3rd नंबर पे इसकी विशेषता है
संवेदनाओं के आधार पर सीखता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है, तो 2 वर्ष तक बालक बोलने लगता है। तो आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि 2 वर्ष का बालक जो है वो आराम से बोलने लग जाता है। और यहाँ पे भाषा का विकास जो है वो संवेदी पेशी अवस्था, जो जिन प्याजे के द्वारा जो पहली जो अवस्था दी गई है उसमें भाषा का विकास हो जाता है। दोस्तों शॉर्ट जो पॉइंट्स हैं आप उनको डिफाइन करके अपनी लैंग्वेज में और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन 5 या 10 नंबर में आता है, यदि 2 नंबर के आसपास क्वेश्चन आता है तो आप इसी वे में उनको लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं वस्तु स्थायित्व। संवेदी पेशी जो अवस्था है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण भी पाया जाता है। हम वस्तु स्थायित्व को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। निश्चित रूप से किसी देखी हुई वस्तु या आवाज का स्थायीकरण बालक के मस्तिष्क में होना इस वस्तु स्थायित्व कहलाता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से 2 साल के बीच में होता है, तो अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा वो माता पिता को या फैमिली वालों को देखता है। अपरिचित व्यक्तियों को कम देख पाता है, इसलिए जो उसके परिचित होते हैं उनके साथ वो एक तरह से संतुलन या समायोजन कर लेता है। जब वो उसको उठाते हैं, गोदी में लेते हैं, खिलाते हैं, तो बच्चा बिल्कुल नहीं रोता। लेकिन यदि कोई अपरिचित वहाँ पे आता है तो बच्चे में उनका स्थायित्व नहीं हो पाता। माता पिता या परिवार वालों की जो इमेज है वो बच्चे के मस्तिष्क में सेट रहती है, उसको पता है कि ये परिचित है। लेकिन अगर कोई अपरिचित आता है तो वो उसको नहीं समझ पाता, इस वजह से वो वहाँ पे रोने लगता है। जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, माता पिता को पहचानने का जो यहाँ पे गुण है, वो बच्चे में वस्तु स्थायित्व जन्म से लेकर और 2 वर्ष की अवस्था, जो कि पहली अवस्था है जिन प्याजे की, संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आपकी जो दूसरी अवस्था है दोस्तों, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से लेकर 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की। 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बालक परिवार का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है, तो 2 वर्ष की आयु में बच्चा जो है वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी दूसरी अवस्था को लेकर के, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के मध्य पाई जाती है। आगे इसको डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों आपने हम जो बात कर रहे थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जबकि जिन प्याजे की सेकंड स्टेज है, उसमें एक शब्द उन्होंने यूज किया, जीववाद या सजीव चिंतन। जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार करता है। जो छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे हम उनको सिखा देते हैं बेटा सभी को जी लगा के बोलना चाहिए। 2 से 7 साल की एज की अगर हम बात करें, बाल्य अवस्था में हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा सभी से आदर से जी लगा के बात करनी चाहिए। तो बच्चे में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि वो जो भी चीज़ को देखता है उस सबको सजीव मानता है और उसको सभी को जी करके बोलता है। जैसे कि कुत्ता जी, ट्रैक्टर जी, पेड़ जी, पत्थर जी, सबको फिर जी लगा के बोलता है, तो वो सजीव बात बोलते हैं। उसको सब लगता है कि सब चीज़ें सजीव हैं। लाइक पंखा चल रहा है तो उसे ये नहीं पता वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, उसको बस ये है कि वो भी एक सजीव चीज़ है, उसके भी वो सोच सकता है। काफ़ी हम देखते हैं कि बच्चा यदि खिलौने को गुस्से में मार देता है तो उसके बाद उसके लाइक एक तरीके से उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि कहीं इसको लगी हुआ है, बुरा तो नहीं लगा, तो उस खिलौने को संभाल के रखता है। तो वो सजीव चिंतन माना जाता है। सजीव चिंतन को भी या जीव बात को भी 2 भागों में डिफाइन किया गया। पहला पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो कि आपका 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच में होता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल में जो है प्रबल जिज्ञासु काल, बालक जब सबसे छोटा होता है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है। कोई कहीं पे भी जा रहा है तो क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये क्या है, ये क्यों है। तो घर में बहुत सारी वस्तु होते हैं जिनका बच्चे को उपयोग नहीं पता, तो वहाँ पे बच्चा जैसे किचन में जा रहा है तो घर वालों से सवाल कर रहा है कि ये मिक्सी है, ये क्या काम आती है, कैसे चलती है। अगर वो टीवी देख रहा है तो टीवी में पूछता है टीवी कैसे काम करती है। तो वहाँ पे प्रबल जिज्ञासु काल जो है बच्चे का माना गया है 2 से 4 वर्ष के बीच में। सजीव बात है, जीव बात का जो सेकंड फैक्टर है वो है आपका अंत प्रज्ञ काल। ये यहाँ पे 4 से 7 वर्ष तक का माना गया है अनुसरण की अवस्था। यानी कि बच्चा माता पिता का अनुसरण करता है, जो कार्य माता पिता करते हैं बच्चा भी उनके अनुसार उनकी देखा देखी हुए कार्य करने लगता है। तो यह अनुकरण की अवस्था है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा घर वालों को जो है एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि घर पे गलत माहौल है या लैंग्वेज वहाँ पे सही नहीं है, गाली वगैरह का लैंग्वेज रहता है, तो बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और बच्चा उन चीज़ों को सीखने लग जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड जो आपकी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में है। तो इसकी विशेषता अगर हम बात करें, पलटावी चिंतन की अवस्था। पलटावी चिंतन की अवस्था से मतलब है कि बच्चा अब तक जो हमने 2 अवस्था में देखा कि बच्चा जो चीज़ देखता है उसका वस्तु स्थायित्व हो जाता है एक तो उसमें।
दूसरी हमने बात की कि सब चीज़ों को सजीव मानने लग जाता है। लेकिन तीसरी जो अवस्था है 7 से 11, वो पलटा भी चिंतन की अवस्था है। उसमें बच्चा अपने हिसाब से सोचने लगता है, वो देखी हुई चीज़ों पर विश्वास ना करके अपने मस्तिष्क के अनुसार अपने विचारों को बनाने लग जाता है। सेकंड जो विशेषता है वो है गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार। थर्ड जो है वो है आपकी दोस्तों मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करना। और फोर्थ है वैचारिक काल की अवस्था है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, इसमें इतना कोई समझाने को था नहीं। तो लेकिन फिर भी आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, और ये पॉइंट याद रखने के बाद आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें गणना को लेकर के, तो आप बता सकते हैं कि इस 7 से 11 की उम्र में बच्चा गणित को लेकर के थोड़ा प्रभावशाली रहता है, और उसके बाद से बच्चा जो है वो वहाँ पे गणित को लेकर के प्रभाव अपना दिखाने लगता है, गणित में इंटरेस्ट लेने लगता है। और यही एक प्रारंभिक अवस्था होती है जब टीचर उसको गणित की संक्रियाएं पढ़ाने लगते हैं। आगे हम बात करें फोर्थ जो आपकी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी एज यहाँ पे डिफाइन की गई है 11 से 15 वर्ष। ये यह पूर्ण परिपक्वता की अवस्था है, यानी कि 15 वर्ष तक बच्चा जो है वो संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से पूर्ण परिपक्व हो जाता है। सेकंड है अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य है दोस्तों कि बच्चे अपने विचारों के हिसाब से जो है वो चिंतन करता है, देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड जो विषय था बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास 15 से 16 साल की आयु की अवस्था तक हो जाता है। अब जो आपका फोर्थ है वो है तार्किकता का उच्चतम स्तर आ जाता है, यानी कि बच्चा तर्क करने लग जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच बच्चा तर्क करने लग जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास आपकी जिन प्याजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो लिंक है वो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे भी आपकी क्लासेज जो हैं वो कंटिन्यू लाते रहेंगे।